हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपके साइंस के, जो पिछले आए हुए 1992 से 1992 से 2023 तक के जो पेपर हैं दोस्तों, वो सब हम देखेंगे। और दोस्तों, इसका पहला जो प्रीवियस ईयर का है वो दिया जा चुका है। ये दूसरा सेट है दोस्तों इसका। तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके साइंस में, चाहे ये एनटीपीसी का हो, चाहे एलपी का हो, या कोई अन्य एग्जाम जिसमें आपका साइंस के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, खास करके रेलवे एसएससी तक में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलने की संभावना होती है। क्योंकि ये इतने सारे क्वेश्चन इसने पूछ रखा है रेलवे ने पहले से दोस्तों, कि नए क्वेश्चन बहुत कम होते हैं जो ये लोग बना पाते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर का पेपर आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं आज हम 1993 वाले के पेपर से शुरू करते हैं, क्योंकि 92 वाला पहले वाले सेट में एक कराया जा चुका है। तो दोस्तों याद रखिए, ये आरआरबी चंडीगढ़ 1993 में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, मेल्विन कैल्विन को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला दोस्तों, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो दोस्तों, लैक्टिक अम्ल। और दोस्तों, इसी क्वेश्चन को इसके पहले 92 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और आपके रेलवे और एनटीपीसी एसएससी का ये पेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाता है। और दोस्तों, इसी को घुमा करके भी पूछता है कि जब हम कोई काम करते हैं या कार्य करते हैं तो हमें थकावट क्यों महसूस होने लगती है? तो वही मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण। अगला दोस्तों, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो दोस्तों, जो से लसिकाणु जो इसको कहा जाता है हिंदी में, लेकिन लिम्फोसाइट इसे कहा जाता है। दोस्तों, लिम्फोसाइट जो कोशिका होती है, ये हमारे शरीर में प्रतिरोध पैदा करती है। यानी अगर कोई बाहरी जीव हमारे शरीर में इंटर करता है तो उसको मारने का काम यही लिम्फोसाइट कोशिकाएं करती हैं जी। जैसे दोस्तों आपने पढ़ा होगा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तो ये लिम्फोसाइट जो है दोस्तों, ये डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं हैं। अगला दोस्तों, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों 120 दिन होती है। दोस्तों याद रखिएगा, यही लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं जिन्हें आरबीसी कहा जाता है। इसी आरबीसी की जो उम्र होती है 120 दिन होती है, और ये कई बार पूछा गया है, तो ये 120 दिन रट्टा मार के रखिएगा। ये साइंस का आपका पेट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो दोस्तों, जो फुफ्फुस धमनी होती है वो लेकर के जाती है ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक सीरा रक्त को। जो सिरा में रक्त होता है, इस रक्त को फेफड़े तक ले जाने का काम फुफ्फुस धमनी करती है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, फुफ्फुस धमनी जो होती है इसमें अशुद्ध रक्त होता है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अगर सामान्य परिस्थिति की बात की जाए तो जो सिरा होती है, सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, और जो धमनी होती है दोस्तों, धमनी में शुद्ध रक्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे दे रहा फुफ्फुस धमनी, तो धमनी में शुद्ध रक्त होना चाहिए, लेकिन ये फुफ्फुस धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त नहीं होता है। क्योंकि ये सिरा द्वारा जो लाया गया रक्त होता है, इस रक्त को फेफड़े तक पहुँचाती है ताकि वो शुद्ध हो सके, उसमें ऑक्सीजन मिले और वो शुद्ध हो सके। दोस्तों, कभी कभी कहा जाता है कि शुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त का मतलब होता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है उसे शुद्ध रक्त कहा जाता है। तो इतना याद रखिएगा। अगला दोस्तों, आरआरबी भुवनेश्वर 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, कृत्रिम जो गुर्दा होता है, कृत्रिम किडनी जो होती है, अपोहन यानी डायलिसिस पे काम करती है। ये डायलिसिस जो होता है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि डायलिसिस का सिद्धांत शरीर के किस अंग के लिए है? तो ये किडनी के लिए होता है, जिसे हिंदी में गुर्दा कहा जाता है।
अगला दोस्तों, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंटेशन पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है, जिसे दोस्तों कहा जाता है परितारिका या आइरिस। दोस्तों यही आइरिस होती है जिसका कलर अलग अलग होता है। किसी के आंखों का जो बीच वाला आइरिस होती है ये काला होता है, किसी का भूरा होता है। पश्चिम में चले जाएंगे यूरोप अमेरिका में तो वहाँ भूरा और ब्लू नीला तक होता है ये। तो दोस्तों ये आइरिस के कारण हो, ये जो आइरिस होती है उसी के कलर की वजह से होता है ये। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो दोस्तों इसी को नेत्र श्लेष्मला कहा जाता है, कंजक्टिवा। दोस्तों ये जो पूरा और आँख का जो हिस्सा होता है ये कार्निया को आइरिस को छोड़ दिया जाए तो जो ये साइड वाला हिस्सा होता है यही आपका लाल हो जाता है, इसी को कंजक्टिवा कहा जाता है। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगला दोस्तों, बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो दोस्तों ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। दोस्तों जो आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के बाद, चाहे जानवर होते हैं चाहे इंसानों में, जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद जो दूध का सिक्रीशन होना शुरू होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही होता है। और इसीलिए दोस्तों देखे होंगे जो भैंस हो इसको ज़्यादा दूध निकालने के लिए यही ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है और ये भी पूछा गया है। अगला दोस्तों, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो दोस्तों जो निषेचन होता है वो डिंबवाहिनी नली में होता है जिसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है और ये आपके रेलवे में कई बार रिपीट हुआ है तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो दोस्तों जो कृत्रिम वीर्य होता है इसको कहाँ रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार ये पूछा गया है। इसे द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। इसी को कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जब हम कृत्रिम गर्भाधान जानवरों का कराते हैं तो उनका जो वीर्य होता है वो किस में रखा होता है जिससे कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं? तो वो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है निम्न ताप पर। अगला दोस्तों, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों रेफ्लेसिया जो है इसका पुष्प सबसे बड़ा होता है और ये भी जीके के तौर पे कई बार पूछा गया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी सिकंदराबाद 1993 में आया हुआ है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो दोस्तों असत्य फल जो होता है नारियल, कटहल, सेब, इन्हें असत्य फल कहा जाता है। तो इनको तीनों को रट्टा मार जाइएगा क्योंकि सीधे सीधे पूछता है। खास करके दोस्तों ये पूछता है आपके नारियल के बारे में कि नारियल कैसा फल है, तो नारियल जो है ये असत्य फल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है, यानी किसी वृक्ष की आयु को कैसे जाना जाता है? तो दोस्तों उसमें वलयों की संख्या को गिनकर। और दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। इसी तरह से दोस्तों याद रखिएगा जो जानवर होते हैं उनकी आयु कैसे पता की जाती है? तो जानवर का जो सींग होता है दोस्तों इसमें भी वलय बने होते हैं, इन वलयों को गिन करके पता किया जाता है। अगला दोस्तों, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स होता है बिना मिट्टी के पादप उगाना, यानी बिना मिट्टी के पौधों को उगाने को जल संवर्धन या फिर हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। और ये वर्तमान में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। अगला दोस्तों, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा, अक्सर आते रहता है दोस्तों। अगला दोस्तों, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो दोस्तों बच्चे का लिंग जो निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्र से होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि मेल और फीमेल में अंतर ये होता है, मेल में केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं और सॉरी दोस्तों ये फीमेल जो होती है, महिला जो होती है, इसमें केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं और जो मेल होता है पुरुष उसमें एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। और यही एक्स और वाई गुणसूत्र जो होते हैं यही डिसाइड करते हैं। एक्स गुणसूत्र हावी हो जाएगा तो लड़की पैदा होती है, वाई गुणसूत्र हावी हो जाता है तो लड़का पैदा होता है। ये याद रखिएगा। केवल पुरुष ही होते हैं जो जिनसे निर्धारित होता है कि बच्चे का लिंग निर्धारित होता है।
पुरुष के गुणसूत्र से। अगला दोस्तों, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। दोस्तों मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है। और दोस्तों कभी कभी इसी को घुमा करके पूछ देता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन में दे देता है 23 जोड़े। 23 जोड़े मैंने बताया था अभी ना दोस्तों ना कि ये एक्स एक्स वाई वाई इस तरह से होता है, तो ये 23 जोड़े होते हैं। तो आंसर याद रखिएगा, अगर 46 दिया होगा तब तो ठीक है, वरना लिख करके देगा 23 जोड़े। तो 23 जोड़े मतलब 23 में 2 का गुणा करेंगे तो 46 हो जाएगा, तो वही हुई 23 जोड़े। और दोस्तों इस 1993 में जितने भी क्वेश्चन हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला है दोस्तों, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है। तो दोस्तों उसमें जो है विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है, जो मक्का ही ज़्यादातर खाते हैं। तो दोस्तों इसमें विटामिन B1 के बारे में जान लीजिए कि विटामिन B1 का नाम है थायमीन। इससे कहा जाता है विटामिन B1 को थायमीन। और इससे की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो होता है बेरी बेरी रोग। ये बेरी बेरी रोग हो जाता है। और ये दोनों चीज़ें कई बार पूछी गई हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों, किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों कोई अगर सदिश है उसका जो परिणाम होगा वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। और दोस्तों ये टफ क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों ये सेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चन हैं 1993 के सब इंपॉर्टेंट हैं। ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। अगला दोस्तों, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है। दोस्तों जो कपास का रेशा होता है वो बीज से प्राप्त होता है, और ये भी कई बार पूछा गया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, RRB गुवाहाटी 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों। तो क्यों आने लगती है दोस्तों, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। तो दोस्तों जो पहले यूरिया होता है आपके यूरिन में, मूत्र में जो पहले यूरिया होता है वो बाद में अमोनिया में बदल जाता है, और यही अमोनिया से गंध आने लगती है। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसमें जो दुर्गंध आती है वो किसके कारण आता है, तो वो अमोनिया के कारण आता है। तो इसको याद रखिएगा, यही यूरिया को अमोनिया में बैक्टीरिया बदल देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर दुर्गंध आने लगती है। अगला दोस्तों, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं। तो दोस्तों जो कैट फिश होती है इसमें सल्क नहीं होती है। सल्क मतलब होता है दोस्तों ऊपर वाली चमड़ी जो होती है वो नहीं होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है। अगला दोस्तों, ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती। डूबती इसलिए नहीं है दोस्तों कि वातावस्य के कारण। स्विम ब्लैडर जो होता है दोस्तों, इसमें स्विम ब्लैडर पाया जाता है, जिसके कारण जो मछलियां होती जल में नहीं डूबती हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों ये वातावस्य वाला जो हिंदी है, हिंदी को दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन करिएगा तो वहाँ पे हिंदी अगर समझ में नहीं आएगा तो तुरंत उसका इंग्लिश वाला वर्जन देख लीजिएगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, तो इंग्लिश जब देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये स्विम ब्लैडर जब देख लीजिएगा तो इसको याद रख सकते हैं, स्विम ब्लैडर। लेकिन ये वातावस्य याद करना बड़ा मुश्किल होगा दोस्तों, तो आप स्विम ब्लैडर याद रखिएगा। और क्वेश्चन जहाँ नहीं समझ में आएगा ये दिमाग में रखिएगा हमेशा, कि जहाँ हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा शब्द, हम उसका इंग्लिश देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा संभावना हो जाएगी सही करने की। अगला दोस्तों, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था। तो दोस्तों WM इंस्टेंसले ने इसे अलग किया था। और दोस्तों इंटेनले ने इनके बारे में कई बार पूछा गया, इंटेनले के बारे में, कि क्रिस्टल रूप में इसे तोड़ दिया था। वायरस को इन्होंने क्रिस्टल के रूप में तोड़ दिया था, इसलिए ये काफ़ी फेमस हुए थे। अगला दोस्तों, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों ये मटर के पौधे पर इन्होंने शोध किया था, और ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकता का जनक माना जाता है। ये फिर पूछ लिया दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों कि ये 1993 के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला दोस्तों, लिटमस किससे मिलता है। तो दोस्तों जो लिटमस प्राप्त किया जाता है वो लाइकेन से किया जाता है, और इसको याद रखिएगा। और दोस्तों लाइकेन के
बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि लाइकेन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। तो दोस्तों वायु प्रदूषण का जो सूचक होता है वो लाइकेन होता है, क्योंकि लाइकेन जहाँ पे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है वहाँ पे नहीं उगता है। और लाइकेन जो होता है दोस्तों, ये शैवाल और कवक, दो चीज़ें याद रखिएगा, कवक और शैवाल, इनके बीच ये सहजीवन करता है। एक सब सामान देता है, खनिज देता है, जल देता है, दूसरा भोजन बनाता है। तो लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक का सहजीवी होता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी रांची 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों मलेरिया की दवा जो है ये सिनकोना के वृक्ष यानी सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। और सिनकोना की जो छाल होती है दोस्तों उससे बनाया जाता है। और दोस्तों ये जो मलेरिया की दवा होती है इसके किस नाम से जाना जाता है, इसे क्विनोन के नाम से जाना जाता है। क्विनोन, मलेरिया की दवा क्विनोन, या कहीं पे कुनैन भी लिख करके आता है। इसे दोस्तों सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों मलेरिया ये भी पूछता है कि मलेरिया किसके कारण होता है। तो मलेरिया जो है ये दोस्तों ये प्रोटोजोआ से होता है। और ये फैलता किससे है दोस्तों, ये भी पूछता है। तो ये मादा जो एनाफिलीज मच्छर होती है ये फैलाती है, मादा एनाफिलीज मच्छर, और ये प्रोटोजोआ से होता है। तो इतने फैक्ट मलेरिया के बारे में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये सूखे जो लैटेक्स होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है अफीम। अफीम जो होता है दोस्तों, अफीम का जो फूल आता है इसी फूल पे हल्का हल्का ऐसे चीरा लगा देते हैं जिससे यहाँ से दूध एक लसलसा पदार्थ निकलता है जो जम जाता है इसी पे, और इसी को कलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसी को जो कलेक्ट करते हैं इसी से अफीम प्राप्त किया जाता है। तो ये जो होता है इसी को लैटेक्स कहा जाता है, यानी उसका दूध। अगला है दोस्तों इसमें वाणिज्यिक कॉमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है। तो दोस्तों कॉमर्शियल काग जो होता है ये बलूत यानी ओक से प्राप्त होता है। अगला दोस्तों पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये चेंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। दोस्तों ये पश्मीना जो ऊन है इसके बारे में जानकारी जान लीजिए। कई बार पूछा गया कि पश्मीना ऊन जो है ये किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये बकरी से प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बकरी है कि भेड़ है। तो याद रखिएगा ये भेड़ नहीं है, ये बकरी है। पश्मीना ऊन जो है ये बकरी है जिसके जो बाल होते हैं उससे पश्मीना शाल बनाई जाती है। और जो इसकी नस्ल होती है उसको चेंगथंगी नस्ल कहा जाता है उस बकरी को। अगला दोस्तों मवेशियों में बाझपन किस रोग के कारण होता है। तो दोस्तों मवेशी जो होते हैं जानवरों में जो बाझपन होता है वो बेंग रोग के कारण होता है। और दोस्तों एक बार ये काफ़ी फैला हुआ रोग था, ज़्यादा हो रहा था, फैल रहा था, तो इसके बारे में काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं। तो दोस्तों वो जो होते हैं ये सूत्रण रोग यानी सिरोसिस के कारण मरते हैं, ज़्यादा शराब पीने वाले लोग। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, और तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों राइजोम किसका कार्य करती है। तो दोस्तों राइजोम जो होती है यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइजोम किसका कार्य करती है। तो प्रोटीन का संश्लेषण करती है। अगला दोस्तों मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे मरुद्भिद कहते हैं या फिर जीरोफाइट। दोस्तों इसी को घुमा करके पूछता है कि जीरोफाइट पौधे संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं। मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे होते हैं इन्हें जीरोफाइट्स कहा जाता है या मरुद्भिद कहा जाता है। तो इसको दोनों तरीके से याद रखिएगा, और ये पूछा भी गया है आपके रेलवे में कई बार, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और दोस्तों ये 93 वाला यहीं तक सेट था, इसके पास दोस्तों 94 वाला है, इसको हम देखेंगे अगले सेट में। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों ये इसका जितना भी सेट है मैं धीरे धीरे ये कर करके देता रहूँगा अभी, तो आप
लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।